बोली, बोली क्या होती है, बोली के बारे में पढ़ेंगे पहले, भाषा से पहले। बोली क्या होती है, जो कुछ एरिया में बोली जाती है, सीमित एरिया में बोली जाती है। तो बोली को क्या वो कहते हैं भाई, किसे कहते हैं, जो सीमित एरिया में, एरिया यानी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। मतलब ये क्या होगी, बोली जाती है लेकिन कुछ ही विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और सबसे बड़ा क्या है इसका भाई, इसमें ना तो इसका व्याकरण होता है और ना साहित्य होता है। मानक व्याकरण व मानक साहित्य नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने बात की मानक साहित्य और मानक व्याकरण की, तो ये क्या होती है। देखो, कोई भी भाषा को जब बनाया जाता है तो उसको नियमों के अंदर बनाया जाता है, और उसी नियम की मर्यादा के अंदर ही आप उसके कार्य का निर्धारण करते हैं। तो इन जो ये बोली है, इसके अंदर जब आपके नियम नहीं होंगे तो भाषा क्या होगी, आप कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हो, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। और दूसरा आ जाता है हमारा मानक साहित्य। मानक साहित्य क्या होता है भाई, मानक साहित्य ये होता है कि जो अगर ये कोई भी भाषा होती है और वो भाषा का अगर कोई इतिहास है, मान लो सपोज करो जैसे रामायण होगी हमारी, गीता जी होगी, महाभारत होगी, है ना, ये हमारे ग्रंथ, इनका साहित्य मिलता है, इनका इतिहास हमें मिलता है। तो ऐसे ही भाषा इनका जो बोली होते हैं, इनका हमें कोई इतिहास नहीं मिलता, ना लिखित तौर में मिलेगा आपको कहीं, ना कहीं आपको ग्रंथ में, कहीं पे भी आपको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, कोई जानकारी नहीं मिलती तो उसको बोलते हैं मानक साहित्य। और इसके अंदर ना तो इसका ये पता लगता कि ये कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से इसका निर्माण हुआ, कौन इसका जन्मदाता है, ये किससे बन के आई है। तो ऐसी जो भाषा होती है ये कई बोलियों से तैयार की जाती है। कुछ एरिया के लोग अपने द्वारा भी क्या कर देते हैं, शॉर्ट जिसे बोलते हैं शॉर्टकट, कुछ अपने ही भाषा के शब्दों को नियुक्त कर लेते हैं, गढ़ लेते हैं। तो वो होता है, जैसे अभी आप देखोगे हमारे अब अभी गर्मियों का सीज़न है तो इसमें हम आम का बड़ा जिक्र करते हैं कि गर्मी का सबसे बेस्ट जो फल है वो कौन सा है, आम माना जाता है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप लोकल जो एरिया है हरियाणा का, तो इसमें आम को क्या बोला जाता है, अम्बी बोला जाता है। तो अगर आप अम्बी बोलोगे तो आपके पेरेंट्स या आपके जो परिवार के सदस्य या आप जिसके पास लेने गए हैं उसको अगर आपने अम्बी का नाम लिया, वो डायरेक्ट समझाएगा कि आप आम की या मैंगो की बात कर रहे हैं। अब यही बात अगर आप हरियाणा और पंजाब से बाहर कहीं अदर स्टेट में जाके करते हो कि अम्बी लेनी है, तो वो आपकी भाषा को नहीं समझ सकता, क्योंकि जो आपने ये शब्द लिया आम, ये सिर्फ एक सीमित एरिया में ही तो बोला जा रहा है, अम्बी बोला जा रहा है ना। तो उसका कारण यही है कि वो उसी एरिया में बोले जाते हैं। जब आप उस एरिया की सीमाओं को लांघ जाते हो तो उसके बाद आपको कोई नहीं जानता। तो ये होती है हमारी बोली। बात समझ में आ गई सभी को, चलो वेरी गुड। अब बोली जब हमने पढ़ लिया, हमने बोली के बारे में पढ़ लिया, अब आती है इसके बाद विभाषा। अब विभाषा क्या होती है भाई, बोली हमारी होने के बाद आ जाती है विभाषा। अब विभाषा के बारे में पढ़ेंगे, विभाषा क्या होती है भाई। विभाषा क्या होती है, विभाषा भी एक किस्म से बोली का ही बढ़ता रूप है। मतलब क्या है कि जो बोली होती है ये, इसका जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र मतलब जहाँ तक ये फैली है, तो वो बोली से बड़ा होता है। क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, बोली से। बोली का हमें पता लग गया है, जो सीमित एरिया में बोली जाती है और जिसका कोई साहित्य व्याकरण नहीं मिलता। अब बोली हमें पता लग गया, विभाषा का भी हमें पता लग गया कि इसका क्षेत्र बोली से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा, और वो क्या कहलाएगी, विभाषा। अब विभाषा के अंदर एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या है, इसका जो मानक साहित्य होता है, साहित्य और मानक व्याकरण,
व्याकरण नियम, मानक साहित्य और मानक व्याकरण क्या होगा, आधा अधूरा मिलेगा, मतलब पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, पूरे नियम नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोल सकते हैं हम, दोनों में आधा अधूरा, आधा अधूरा इतिहास मिलता है। आई बात समझ में। विभाषा क्या होती है भाई, बोली से इसका क्षेत्र बड़ा होता है और इसका जो मानक साहित्य और अपना जो मानक व्याकरण है वो आधी अधूरी होती है। बात समझ में आ गई। अब जैसे हमने देखा ब्रज, अब ब्रजवासी बोलते हैं, सूरदास जी बड़े मशहूर होते हैं ब्रज के लिए, है ना। सूरदास जी ने अपने जो ग्रंथों की रचना की है वो ब्रज भाषा में की है। क्या आपको जो ये अपना यूपी के अंदर कुछ एरिया है, मथुरा वगैरह का, वृंदावन, वहाँ पे आपको ब्रज भाषा मिलती है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ही रेयर मिलेगी आपको, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो विभाषा होती है उसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है, इसका आधा अधूरा आपको ज्ञान मिलेगा और इतिहास मिलेगा, जानकारी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई सभी को। चलो अब इसके बाद आती है हमारी भाषा, जो मेन टॉपिक है, जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है भाषा के बारे में। ठीक है, तो भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भाषा क्या होगी, ये बोली और विभाषा से बड़ी होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब है कि जो भाषा होती है ये व्यापक क्षेत्र तक बोली जाती है, व्यापक स्तर तक बोली जाती है। मतलब कोई प्राणी अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को खुद ग्रहण करता है, मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है भाई, भाषा कहलाता है। आगे बात समझ में सभी को भाई, भाषा क्या होती है, भाषा विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसके आपको नियम यानी व्याकरण भी मिलेगी पूरी और साहित्य भी मिलेगा। मतलब इसका क्या होगा भाई, क्या लिखेंगे, भाषा का मानक साहित्य व मानक व्याकरण दोनों मिलते हैं। अब आप देखोगे, हम बोलते हैं भाई हिंदी का अगर विकास कैसे हुआ, तो आप बोलोगे कि संस्कृत से हुआ, संस्कृत से हुआ ना। तो क्या संस्कृत से सीधी हिंदी बन के आ गई थी, नहीं बन के आई। तो बीच में भी कुछ भाषाओं का निर्माण हुआ, कुछ बोलियों का निर्माण हुआ, तो उससे लास्ट में जाके क्या हुई, हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। तो हमें इसके इतिहास के बारे में भी मिलेगा, इसके जो कहानियाँ जो समाज में फैली उस टाइम की, पुराने टाइम की हर एक घटना का जिक्र पाया जाता है, जिसे साहित्य बोला जाता है। और व्याकरण इसके नियम भी मिलेंगे, जैसे आपको वर्ण व्यवस्था हो गई है ना, वर्ण के अंदर आप पढ़ोगे स्वर, व्यंजन, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी क्या होते हैं, नियम होते हैं। अब नियम क्या होता है, व्याकरण क्या होती है भाई, कि जो किसी भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित तरीके से क्या करती है, दिशा प्रदान करती है, वो कहलाती है भाषा। आ गई बात समझ में, ठीक। अब हम देखेंगे जैसे हिंदी है, अब हिंदी को आपको, हिंदी के बारे में जब देखेंगे तो ये भी, इसका भी आपको व्याकरण मिलती है और साहित्य भी मिलता है ना, इतिहास भी मिलेगा और वही व्याकरण नियम भी मिलते हैं। तो भाषा पढ़ने के बाद हमने अब पता लग गया कि भाषा क्या होती है भाई, भाषा क्या होती है, विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। तो इसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा।
भाषा व राजभाषा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भी भाषा आई हुई है और यहाँ पे भी भाषा आई हुई है। भाषा का हमें पता लग गया कि जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके नियम होते हैं। बात समझ में आ गई है। अब इसके आगे आप देखोगे यहाँ पे राष्ट्र आया हुआ है, यहाँ पे राज आया हुआ है। तो इनमें क्या डिफरेंस है बच्चों? देखो मैं समझाता हूँ। कि राज का मतलब होता है किसी चीज़ का राज करना और किसी के नियम जो होते हैं उनको अपने अनुसार चलाना। मतलब भाषा की बात हो रही है, विचार आपको जो किसी राज्य के, देश के जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम किसी भाषा के अंदर ही तो बनाए जाएंगे। मतलब इसको बोलेंगे हम राज काज की भाषा। मतलब राजकाज का मतलब होता है कि जितने भी उसे नियम होते हैं शासन चलाने के लिए, जो भी काम किया जाता है, जो भी उसके हिदायतें लिखी जाती है, जो उसके बारे में नियम बनाए जाते हैं, वो राजभाषा कहलाती है। बात समझ में आ गई है। अब हमारी राजभाषा ज़्यादा कौन है भाई? हिंदी है, ठीक है, हिंदी को माना जाता है। लेकिन भारत क्या है? भारत के अंदर आपने देखा होगा भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है ना। तो अब आप देखोगे हर एक राज्य की एक अपनी भाषा है। अब आप पंजाब को देखोगे तो पंजाब में कौन सी बोली जाती है? पंजाबी। हरियाणा में बोली जाती है हरियाणवी और हिंदी, है ना, बोली जाती है ना। ऐसे ही आप आगे जाओगे राजस्थान में आपको राजस्थानी मिल जाएगी, मिक्स मिल जाएगी, कुछ उनकी अपनी लोकल भाषा भी मिलती है। और आप थोड़ा और आगे जाओगे गुजरात में आपको गुजराती दिखेगी, आप कश्मीर में जाओगे सिंधी वगैरह। हम कहने का मतलब है क्या है, हर एक राज्य में एक या दो भाषा आपको मिल जाएगी और सब के विचार अपने अलग अलग होते हैं और सब की अपनी भाषा और अपने नियम होते हैं। अब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति के विचारों को समझ नहीं पाता। तो ऐसे में क्या हुआ था, जब स्वतंत्रता हुई थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू किया गया था, तो संविधान में क्या किया गया था, राजभाषा में अंग्रेजी को भी कुछ समय के लिए राजभाषा के तौर पर नियुक्त किया गया था, ताकि जो हिंदी का क्षेत्र है, जो हिंदी का क्षेत्र है वो सीमित ना होकर व्यापक स्तर पर हो जाए। मतलब जो देश के अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ तक भी हिंदी का ज्ञान हो जाए। तो इसलिए हमने कुछ समय के लिए पहले अंग्रेजी को हिंदी भाषा का अंग्रेजी भाषा का राजभाषा के रूप में नियुक्त किया था, ताकि ये हिंदी अपना सही स्वरूप ग्रहण कर सके और हर जो भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ तक हिंदी प्रॉपर पहुँच जाए। आई बात समझ में। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। अब हमने क्या किया कि राजभाषा के बारे में जैसे हमने पढ़ लिया क्या कि जो राजकाज की भाषा होती है। अब राष्ट्र में क्या होगा भाई, राष्ट्र का मतलब होता है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। तो लोग जब कहीं पे रहते हैं, कुछ मनुष्य रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुख दुख अपने विचार अपने बांटते हैं, किसी न किसी माध्यम से तो बांटते होंगे ना। तो उसको क्या कहते हैं, जन जन की भाषा। जन जन की भाषा को क्या कहते हैं भाई, राष्ट्रभाषा कहते हैं। आगे बात समझ में भाई। अब आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में। मतलब जो किसी क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। अब हमारी दोनों क्लियर हो गई भाई। अभी भारत में जो अभी बता के हटे हैं राजभाषा के बारे के अंदर कि भारत जो है ना बहुभाषी प्रदेश है, यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो उनमें सब में जो ज़्यादातर एरिया में जो बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई हिंदी का विकास। भाई हिंदी बनी कैसे है, इसके बारे में आपको ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं आएगी, लेकिन आपको सीक्वेंस पता होता है। कई बार क्वेश्चन क्या कर देता है, वो सीक्वेंस में पूछ लेता है। अब सबसे पहले हमें पता है, आपको क्वेश्चन क्या आ जाता है कि
भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है भाई? संस्कृत। तो भारत में जो हमारे आदि ग्रंथ जो भी लिखे जाते तो किस में लिखे जाते थे भाई? पहले संस्कृत में। बात समझ में आ गई? तो सबसे इसलिए इसको बोला जाता है जननी। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, है ना। जैसे बच्चे को कौन जन्म देता है? माँ जन्म देती है। तो ऐसी भाषा को जन्म किसने दिया भाई? उसकी भी कोई जननी होगी, तो जननी होगी। तो ऐसी हिंदी की बात हम कर रहे हैं, तो हमारी तो राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी है तो हिंदी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत जो है ना वो भारत के अंदर ये हिंदी की जननी कहलाती है, माँ कहलाती है। तब संस्कृत जब आई, संस्कृत से इसका रूप में क्या हुआ? कुछ चेंज हुआ। हमने पहले भी पढ़ा था बोली के अंदर कि लोगों द्वारा कुछ शब्दों को गढ़ लिया जाता है अपने तरीके से, है ना। तो ऐसे भी क्या हुआ? कुछ शब्दों को उन्होंने अपने सहूलियत अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करने के बाद संस्कृत से कौन सी भाषा बन गई? पाली। इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भाषा आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जी की जब आप पढ़ेंगे तब आप इनके बारे में आपको पता लगेगा। तो हमारा टॉपिक है हिंदी। हमने सिर्फ ये बताना है कि हिंदी का उद्भव, जन्म कहाँ से हुआ। तो अब हमें पता लग गया है कि संस्कृत से किसका निर्माण हुआ? पाली का। और फिर पाली से कुछ टाइम ये रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि आज संस्कृत है, संस्कृत से अगले दिन या एक 5-6 महीने में या 10 साल 1 साल में पाली बन गई। नहीं, इसको बहुत टाइम लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्षों के बाद उसका कुछ रूप में चेंज आ जाता है, तो वो एक अपना रूप ले लेती है। तो ऐसे इसका रूप क्या हो गया? संस्कृत से एक नई भाषा बन गई, कौन सी? पाली। ठीक है। पाली को भी फिर क्या हुआ? कुछ टाइम रुकी और इसके बाद भी इसमें लोगों ने इसमें भी कुछ अपने अनुसार शब्दों को गढ़ लिया, अपने अनुसार शब्दों को ढाल लिया अपने रूप। फिर बन गई थी कौन सी? प्राकृत। ठीक है स्टूडेंट। अब संस्कृत से कौन सी बनी? पाली। और पाली से कौन सी बन गई? पाली से कौन सी बन गई? प्राकृत। जब प्राकृत बनी ये भी कुछ समय तक चली। ठीक है। इसमें भी फिर लोग नए वो बोलते हैं ना भाई, टाइम के अनुसार हर एक वस्तु में चेंज होता रहता है, वातावरण में, प्रकृति में चेंज होता रहता है। तो ऐसे ही क्या हुआ? भाषा में भी चेंज हुआ। अब इसके बाद कौन सी आ गई थी भाई? इसमें भी कई सालों के बाद जब ये हुई, फिर आई अपभ्रंश। अपभ्रंश। अब अपभ्रंश भी ऐसे ही कई वर्षों तक चली, और चलते चलते इसमें भी लोगों ने अपने अनुसार ही इसमें कुछ शब्दों को गढ़ना शुरू कर दिया और एक नई भाषा का निर्माण कर दिया। तो नई भाषा क्या बन गई थी भाई? वो क्या बन गई? अवट। कौन सी बनी? अवहट। अवहट। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से बन गई अवट। अब ये जब ये कुछ समय के बाद चलने के बाद इसने अपना अंतिम रूप क्या लिया? हिंदी। आगे बात समझ में? ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि हिंदी का सही स्वरूप बताइए। आपको ऑप्शन दे देंगे, कई जगहों संस्कृत पहले दे देगा, कई जगहों संस्कृत बाद में दे देगा, कई जगहों पाली और प्राकृतिक को आगे पीछे कर देगा। इस तरीके से आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा। जब आपको नहीं पता होगा तो फिर आप क्या करोगे? गलत करके आओगे। ठीक है ना। अब आपको पता लग गया कि संस्कृत आ गई है पहले, फिर पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, और अवट के बाद हिंदी का निर्माण हुआ। इतनी बात समझ में आ गई भी सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हिंदी का नामकरण। क्या पढ़ेंगे भाई? हिंदी का नामकरण। अब हिंदी का नामकरण से पहले हमें पता होना चाहिए नामकरण क्या होता है। सभी को पता होगा नामकरण क्या होता है। जैसे आपके किसी के घर में कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसको एक विशेष प्यार से एक नाम दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? नामकरण। तो ऐसे ही हिंदी जो नाम दिया गया था ये,
तो हिंदी का भी तो नामकरण आया होगा, कैसी नाम दिया होगा प्यार से। तो कहाँ से आया था भाई हिंदी का नाम, कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ। देखो हिंदी का जो नामकरण का जो श्रेय माना जाता है वो ईरानियों को माना जाता है। किसको माना जाता है? ईरानियों को। अब आपको पता होगा कि प्राचीन समय से ही भारत पर कितने आक्रमण हुए ना, मुगलों ने, इस्लामों ने, अंग्रेजों ने और विदेशी ताकतों ने भारत पर आक्रमण भी किया। और उससे पहले क्या होता था कि भारत पे बहुत से देश व्यापार की दृष्टि से भी आए। मतलब भारत के अंदर कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियां जो थी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती थी, ठीक है, जिसको हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद भी बच जाती थी। तो क्या करते थे, बाहर से कुछ लोग आते थे, दूसरे देश से व्यापारी लोग, वो हमारे यहाँ से सामान कौन जो एक्स्ट्रा सामान बच जाता था उसको लेके चले जाते थे और उसकी जगह कुछ नया जो हमारे देश में, ये तो बहुत कम मात्रा में होता है, ये हमारे देश में नहीं होता, तो उसके बदले आदान प्रदान कर लेते थे या कुछ जो भी हमारा पैसे में या किसी वस्तु में लेन देन करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो ईरानी क्या हुए, भारत में आए। तो भारत में आने में, अब ईरानी भारत में आए तो ईरानियों की जो भाषा थी वो कौन सी थी भाई? फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। कई बार पेपर में आ जाता है भाई जो हिंदी का नामकरण हुआ वो कौन सी भाषा से हुआ, तो वो भाषा थी फारसी। भाषा में आ गई, हिंदी का नामकरण कहाँ से हुआ? फारसी भाषा से। अगर वो पूछे हिंदी का नामकरण किसने किया, फिर आपने ईरानियों ने करना है। भाषा में आ गई। भाषा की बात करें कि हिंदी का नामकरण किस भाषा से हुआ, तो फारसी से। अगर पूछे कि हिंदी का नामकरण किसने किया, तो ईरानियों ने किया। अब इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भाई। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि हिंदी का जो नामकरण हुआ वो फारसी भाषा से हुआ, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। फिर आ जाता है कि फारसी भाषा कौन बोलते थे भाई? फारसी भाषा कौन बोलते थे? फारसी भाषा बोलते थे ईरानी। इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे चलें। इसके बाद अब क्या हुआ, ईरानी है, अभी हमारा एक प्यारा भारत है। अब आप देखोगे भारत का नक्शा इस टाइप से का होता है ना, इस टाइप से में जाता है। तो ये सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ। अब ये जो ये एरिया होता है हमारा, ये वाला जो एरिया था, ये सिंधु घाटी है, ये सिंधु नदी थी जो हमारी सबसे ज़्यादा समृद्ध नदी मानी जाती है। और हमारा उद्भव स्थान भी क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम बड़े मशहूर है ना, कि हमारी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु नदी के आसपास जो जीवन चक्र था वो सबसे ज़्यादा पनपा, सबसे ज़्यादा जीवन चक्र वहीं पे पनपा। अब क्या था, जो फारसी में जो ईरानी लोग थे ये क्या कर देते हैं भाई, अब हमारी नदी जो है जहाँ पे जीवन चक्र ज़्यादा समृद्ध हुआ वो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी भाई? सिंधु, ठीक है। अब जो जिस एरिया में रहता है वहाँ को उसी एरिया के नाम से जाना जाता है। अब सिंधु नदी के पास जो लोग रहते थे वो कौन बन गए भाई? सिंधी। कौन बन गए भाई? सिंधी। भाषण में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये लोग थे कौन? ईरानी। अभी इनका सै में बड़ी दिक्कत थी, जैसे हकला के बोलते हैं ना, तो ये क्या बोलते थे? सै को है बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? सै को है बोलते थे और ध को ध बोलते थे। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, हमारा हिंदी का निर्माण हुआ और यहीं से कौन बने भाई? हिंदू बने। अब सिंधु थे, सै में की जगह क्या बन गया भाई? है लग गया, तो क्या बन गया भाई? हिंदू। बात समझ में आ गई? और सिंधी से क्या बन गया भाई? हिंदी। यहाँ से हिंदू शब्द आया था, जो आज भारत में बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा स्तर है जो लोगों का हिंदू, वो हिंदू सिंधु नदी से बना था भाई, ठीक है। और हिंदी कहाँ से बनी? सिंधी से बनी। जो लोग इस नदी के, सिंधु नदी के आसपास रहते थे तो उनको क्या कहने लगा? सिंधी। अब जैसे जो पंजाब में रहते हैं उनको पंजाबी बोल देते हैं, जो हरियाणा में रहते हैं उनको हरियाणवी बोल देते हैं। ऐसे जो सिंधु नदी के पास रहते थे उनको क्या बोलते थे भाई? सिंधी। तो यहाँ से आपका हिंदी का निर्माण हुआ भाई। आगे बात समझ में?
तो क्या प्रॉब्लम थी इनको, इनका ये स को क्या बोलते थे, है बोलते थे, और ध को ध बोलते थे। यहाँ की वजह से इन्होंने क्या कर दिया, सिंधी को इन्होंने क्या बोल दिया भाई, क्या बोला, हिंदू। बात समझ में आ गई। और सिंधी को क्या बोला, हिंदी बोला। ये हो गया, ये था इसका नामकरण। अभी हमने देखा, इतना पढ़ा कि हमने आज क्या पढ़ा, भाषा पढ़ी, बोली पढ़ी, बोली के बाद क्या पढ़ा भाई, विभाषा पढ़ी और भाषा पढ़ी। इतनी बात समझ में आ गई। राष्ट्रभाषा पढ़ ली, राजभाषा पढ़ ली। अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। अब भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई, तो हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया। भाई भाषा क्या होती है, विचारों का आदान प्रदान करना। तो अब इतनी बात पढ़ने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाई भाषा में पता है कि 2 प्रकार की होती है। एक नंबर पे आ गई हमारी मौखिक। कौन सी होगी भाई, मौखिक। और दूसरी आ गई लिखित। इसको आसान करना बिल्कुल आसान है भाई। कैसे, मौखिक का मतलब होता है मुख, मुख या मुख द्वारा, मतलब मुंह से जो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तभी तो आप सुन रहे हो, तो वो कौन सी होती है, मौखिक। ठीक है भाई। चलो अब लिखित में भी आप इसी का आंसर इसी में मिल जाएगा। मतलब लिखित का मतलब होता है लिखना। क्या है, लिखना। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ, आपने सुना और आपने क्या किया, उसको लिखा अपनी नोटबुक में, तो वो कहलाती है लिखित। तो हमें पता लग गया भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित 2 प्रकार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।